नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला के 24वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संप्रेषण की प्रक्रिया और संप्रेषण के प्रकारों के विषय में परिचर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान 23वें व्याख्यान में हमने संप्रेषण का अर्थ और संप्रेषण की प्रकृति के बारे में परिचर्चा किया था और उससे ये अगला अभी हम संप्रेषण की प्रक्रिया और प्रकार के विषय में परिचर्चा करेंगे। मित्रों, संप्रेषण में कुछ तत्वों का होना अनिवार्य है। उन तत्वों के उपस्थिति से ही संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसे सबसे पहले एक संप्रेषण का संदर्भ होना अनिवार्य है। संदर्भ अर्थात जिस बिंदु, जिस घटनाक्रम, जिस विषय, जिस परिस्थिति के बारे में परिचर्चा करनी है, उस संदर्भ का होना अनिवार्य है। अन्यथा हमेशा कुतर्क होता है। बिना, आपने देखा होगा, लोग झुंड में कई जगह बैठ जाते हैं, उनके पास कभी फ्री हैं तो बिना किसी भी टॉपिक पर परिचर्चा शुरू कर देते हैं और आपस में वो तर्क कम, कुतर्क ज्यादा हो जाता है और सभी लोग परेशान से दिखाई देते हैं उस स्थिति में। तो हमेशा संप्रेषण की सार्थकता तब होती है जब उसके लिए एक संदर्भ निश्चित हो, किस संदर्भ में परिचर्चा करनी है। चूंकि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी शैक्षिक जगत से संबंधित होंगे, तो शिक्षा में खासकर संप्रेषण का जब भी उपयोग होगा तो पूर्व निर्धारित या पूर्व में निश्चय किया गया एक संदर्भ का होना अनिवार्य है। उसके बाद संदर्भ का एक, संदेश का एक सोर्स, आधार, स्रोत होना चाहिए कि किस स्रोत से उन संदर्भों को हम जोड़ रहे हैं, आधार बिंदु क्या है। फिर उसके आधार पर एक मैसेज बनाया जाता है, संदेश बनाया जाता है। संदेश बनाने के बाद फिर मीडियम की जरूरत होती है, चैनल की जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के बाद से हमें कुछ एनकोडिंग और डिकोडिंग, सांकेतिक रूप से संदेश का कूटांकन करना होता है, गुणांक में उसको लिखना होता है। उसके बाद फिर उसको डिकोडिंग करनी होती है। जब संदेश प्राप्तकर्ता के पास वो जाता है तब उन कोडों को वो एनालिसिस करता है। फिर आगे चल के जब वो समझ जाता है, सूचना का संग्रहण कर लेता है, तो सूचना दाता को फीडबैक वो देता है, प्रतिपुष्टि देता है। तो और फिर जो व्यक्ति प्रतिपुष्टि दे रहा है, जिसको सूचना मिले, वो एक संदेश प्राप्त करता है। तो संदेश के स्रोत से लेकर के संदेश का होना, एनकोडिंग का होना, सूचना के संदर्भ का होना, सूचना दाता का होना, सूचना के प्राप्तकर्ता का होना, ये मुख्य तत्व संप्रेषण में अनिवार्य है। जब इनकी उपस्थिति होगी तभी संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे चलती है इसको देखते हैं। तो साथियों, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए सूचना के स्रोत का या संदेश वाहक का होना अनिवार्य प्रथम बिंदु है। यहाँ से सूचना की प्रक्रिया शुरू होती है। सूचना का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, वो संदेश अर्थात जो व्यक्ति संदेश देने वाला है वो हमेशा सूचना का स्रोत होता है, आधार होता है। और संदेश का वहन करने वाला वही जो व्यक्ति है, संदेश को एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर रहा है, भेज रहा है। इसीलिए उसको जो है संदेश वाहक की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो यहाँ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंडर ये होना जरूरी है, अर्थात सूचना के स्रोत का होना जरूरी है, सूचना के भेजने वाले का संदेश वाहक का होना जरूरी है। प्रथम शर्त, ये जो संदेश वाहक होता है वो सूचना को कूटांकित करता है, एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग क्या है, तो आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए हम सभी कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप चला रहे हैं। आपको पता है कि हम जिस भाषा में इसके साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, ये हमारी भाषा को नहीं समझता है। इसकी अपनी एक विशेष भाषा है जिस भाषा को ये समझता है, लेकिन हम कुछ कोड इसको देते हैं, कुछ साइन मार्क देते हैं, कुछ चिन्हांकन देते हैं। उन चिन्हांकनों के आधार पर हम जिस भाषा को समझ रहे हैं उस भाषा में ये सामग्री को लेकर के आता है।
आपको पता है इसकी बाइनरी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को ये कंप्यूटर समझता है। ये हिंदी नहीं समझ रहा है, अंग्रेजी नहीं समझ रहा है, संस्कृत नहीं समझ रहा है या अन्य कोई भाषा नहीं समझ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को, जिस कोड को ये समझता है उसमें कूटांकन करते हैं, एनकोडिंग करते हैं, फिर उन एनकोड को समझ करके फिर हमारे सामने वो आउटपुट को ले आता है। उसी प्रकार जो सूचना दाता होता है वो सूचना बनाने के लिए कुछ कोडिंग कर, ये अ क्या है, आ क्या है, क क्या है, ख क्या है, इसका कोई ना कोई स्रोत है। आप देखे होंगे अलग अलग भाषाओं को देख लीजिए, चाहे देवनागरी लिपि को देखिए या फिर उड़िया लिपि को देखिए या फिर दक्षिण भारत में चलने वाले मलयालम, तमिल, तेलुगु इन भाषाओं को देखिए। तो जो जैसे हम अ लिख रहे हैं देवनागरी में, वैसे ही अ अंग्रेजी में नहीं लिखा जा रहा है, वैसे ही अ उड़िया में नहीं लिखा जा रहा है, वैसे ही अ तेलुगु में नहीं लिखा जा रहा है। तो ये क्या, फिर भी अ ही हर जगह पढ़ा जाता है उन तत्त भाषाओं में। क्यों? क्योंकि उनकी एक कोडिंग की प्रक्रिया है, वो जो कोड दे रहे हैं उसको वो अ के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो हमेशा सूचना को हम किसी कोड में डालते हैं। हिंदी में लिखने वो क्या है, हिंदी में इसको एनकोडिंग हम कर रहे हैं, इस तरह से भेज रहे हैं। फिर अंग्रेजी में लिख रहे हैं या अन्य किसी भाषा में। तो सूचना का जो स्रोत है, संदेश को जो दाता है, संदेश प्राप्त करता है, संदेश का आधार जो संदेश भेजने वाला है, वो संदेश वाहक के माध्यम से भेजेगा। तो वह सबसे पहले क्या करेगा, कूटांक का निर्माण करेगा, कूटा एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग करने के बाद वो माध्यम का चयन करेगा और हमेशा इस चीज को ध्यान रखेगा, एनकोडिंग उसी तरह से होगी जिस माध्यम से भेजना है। जैसे मान लीजिए हमें आपके साथ इस विषय पर परिचर्चा आज हम कर रहे हैं, तो हमें पता है हम किस माध्यम को अपना रहे हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से आपसे परिचर्चा कर पा रहे हैं। तो हम विषय सामग्री को उसी रूप में प्रतिरूपित किए हुए। अगर हम यहाँ कॉपी में लिख लें या किताब को पढ़ दें, बांट दें, तो आपकी भी स्पष्टता ना हो। तो हमें जिन चीजों की आवश्यकता है उसको हमने स्लाइड पे बनाया, रखा और फिर आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए संदेश के माध्यम, चैनल का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो पहले संदेश का स्रोत होगा, दूसरी बात वो क्या करेगा, फिर कूटांक का निर्माण करेगा, एनकोडिंग करेगा, फिर चैनल को ढूंढेगा किस चैनल से भेजना है। जब चैनल का चयन हो जाएगा तो फिर उस कूटांक का विश्लेषण होगा, डिकोडिंग इसको कहते हैं। डिकोडिंग जिस चैनल ने स्वीकार किया है उसको उस तरह से, जैसे हम अभी जब कर रहे हैं, हम स्लाइड बना रहे हैं और आपको ये वीडियो में दिखाई देगा, तो आपको देखने से पहले इस स्लाइड को वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके ये सिस्टम आपको दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमने जो कोडिंग इसको किया हुआ है, जो एनकोडिंग हमने किया है, उस कोडिंग को ये डिकोड कर रहा है, उस कूटांक का विश्लेषण करके जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं वीडियो के रूप में, उस रूप में आपके सामने उपस्थापित कर रहा है। तो कूटांक का विश्लेषण, डिकोडिंग। फिर डिकोडिंग के बाद से संदेश के प्राप्तकर्ता की आवश्यकता होती है, रिसीवर की आवश्यकता हो। रिसीवर क्या होता है, जो संदेश को सुनने वाला है, प्राप्त करने वाला है, वो संदेश का रिसीवर है। और वो फिर संदेश जो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करने के बाद अपना फीडबैक दे देता है कि हाँ, हमने संदेश को प्राप्त कर लिया, प्रतिपुष्टि देता है। इस प्रकार से इस पूरे एक चक्र के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण जो है पूर्ण होता है। अब इसमें मुख्यतः दो भागों में आप बांट सकते हैं, दो मुख्य कार्य। पहला जो है, संदेश का जो स्रोत है या संदेश दाता है, उसके सामने तीन चीजें आए। यहाँ वाहक से तात्पर्य व्यक्ति के मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं का वहन करना है। ये चीजें आप स्पष्ट रखिएगा। स्रोत वही है, संदेश वाहक वो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सूचना का जो आधार है उसके विचार में जो है, उसी विचारों का वो वहन कर रहा है, इसलिए संदेश वाहक कहा जा रहा है। तो वो मुख्यतः 3-4 कार्य कर रहा है। कौन कौन से? एक तो वो कूटांकन कर रहा है, संदेश का निर्माण कर रहा है, फिर पहले संदेश को, विचारों को अपना व्यवस्थित कर रहा है, फिर कूटांकन कर रहा है, सांकेतिक रूप में उसको बना रहा है, फिर ट्रांसमिशन कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, और फिर मैसेज को संप्रेषित कर रहा है, मीडियम को आधार बना करके भेज रहा है। तो 4 मुख्य कार्य हैं सूचना दाता के। कौन कौन? सूचना का निर्माण करना, फिर उसको एनकोडिंग, कूटांकन करना, फिर उसको ट्रांसमिशन, प्रसारण करना, और फिर उसको भेजना, वहां से दूसरे तक भेजना। और फिर इसमें माध्यम आ जाता है। माध्यम क्या क्या कार्य होता है? माध्यम इन दोनों के बीच में, अर्थात संदेश दाता और संदेश प्राप्तकर्ता, इन दोनों के बीच में बीच की कड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। फिर संदेश प्राप्तकर्ता का मुख्यतः 3 कार्य है। पहला क्या कार्य है इसका? पहले उसको जो मिल रहा है उसका कूटांकन का विश्लेषण, वो उसको समझता है।
फिर संदेश प्राप्त करता है, उस कूटांक के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहा है वो समझता है, फिर उसकी व्याख्या करता है आवश्यकता अनुसार। तो सूचना का पहले कूटांकन का विश्लेषण करता है, फिर सूचना को प्राप्त करता है और आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या करता है। तो ये 3 मुख्य कार्य हो गए संदेश प्राप्त करता है के। और फिर संदेश को प्राप्त करने के बाद वो फीडबैक देता है। चौथा कार्य उसका मुख्य होता है कि वो फीडबैक प्रतिपुष्टि भी प्रदान करेगा, तब जाके एक संदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, इन चीजों को मुख्यतः प्रश्न जो पूछता है वो इनमें से पूछ लेता है कि यह किसका कार्य है। कूटांकन का निर्माण कौन करेगा, संदेशदाता करेगा या फिर संदेश प्राप्तकर्ता करेगा, ऐसे। फिर संदेश के माध्यम से क्या तात्पर्य है, तो संदेश का माध्यम जिसके माध्यम से भेजा जा रहा है, वो चाहे लिखित रूप में पत्र हो, चाहे मोबाइल का संदेश हो, फोन हो, या फिर अन्य अंतरजाल के माध्यम से भेजा जा रहा हो, वो सारा। तो इसके बारे में आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो। साथियों, अब एक विषय है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि मुख्यतः संप्रेषण जो है वो 2 प्रकार का है, शाब्दिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य है जिस संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग हो उसको शाब्दिक कहते हैं। शब्दों अर्थात कोई भी जो अक्षरों के संयोग से जो बना हुआ है वो शब्द है, और जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां उस संप्रेषण को क्या कहेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो लिखित संप्रेषण और दूसरा मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में संदेश को, जैसे अभी हमने प्रक्रिया को देखा, उस प्रक्रिया के तहत लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं और लिख करके फिर से भेजते हैं संदेश जो प्राप्त करता है उसके पास। वो प्राप्त करने के बाद भी संदेश को फिर लिखित प्रत्युत्तर दे सकता है या मौखिक भी प्रत्युत्तर आवश्यकता अनुसार दे सकता है। दूसरा जो है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में भी शब्दों का प्रयोग होता है। हम सूचना देते हैं या तमाम सूचनाएं प्रसारित होती हैं रेडियो से, टीवी से, हर जगह, तो ये सभी मौखिक संप्रेषण, फोन के द्वारा हम सूचना ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमेशा शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, स्पष्ट है। दूसरा जो संप्रेषण का प्रकार है उसको बोलते हैं अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल अर्थात जिसमें शब्दों का प्रयोग न हो और फिर भी संप्रेषण हो जाए उसको कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें पहला है जैसे भाव भंगिमा के द्वारा प्रदर्शन। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हम बिना कहे एक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं, बोल देते हैं। आखिर संवेदना जो शब्द है इसका जन्म ही तब हुआ जब हम दूसरे के भावों को समझ पावें और उसके साथ आत्मसात कर पाएं। तो भाव भंगिमा के द्वारा बहुत सारी प्रदर्शन बहुत सारी चीजों के हो जाते हैं। सामान्यतः श्रृंगार रस को आप जब पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे नायक नायिका कुछ बिना कुछ बोले ही सारी बातें सामने आ जाए। एक परिस्थिति थी, नायक नायिका दोनों थे। नायक से पूछा गया कि तुमने वहां गए थे नायिका से, उसने क्या कहा? वो कहा कि मौन ने जो कहा मौन सुन ले, अगर प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। अर्थात दोनों ने चुप ही थे और दोनों के बीच में वो जो बातें हुई वो मौन के रूप में हम भी थे, वो भी था। जो कहा वो समझ जाए तो हमारा ये सार्थक हो जाएगा वचन। तो वही है भाव भंगिमा के द्वारा वहां पूर्ण प्रदर्शन, भाव भंगिमा के प्रदर्शन के द्वारा संप्रेषण हो जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। दूसरा है चक्षु संकेत। चक्षु संकेत में आंखों के इशारों से, आप रहे होंगे, देखे होंगे, कई बार आपने किया भी होगा, आंखों के थोड़ा सा इशारा कर दें, हाँ चलें, अब चलें, सुने नहीं, आंख में पलके झुका दिए, नहीं जाना है। तो ये चक्षु संकेत के माध्यम से भी बहुत सारे संप्रेषण हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो स्पर्श संकेत। हमें जाना है, कुछ नहीं कहे, बस उसके हाथ को पकड़ा, थोड़ा सा रुक गया। बहुत सारे शिशु होते हैं जिनको उनकी माताएं कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ छू देती हैं, उनका स्पर्श माने मात्र से। बच्चा बहुत तेज रो रहा है, माता ने स्पर्श किया और सब कुछ वो समझ लिया, जैसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। एक दूसरे की भावनाओं को वो बच्चा भी समझ जाता है, उसकी माँ भी समझ जाती है, और बच्चा उतने छोटा होते हुए इतना समझदार हो जाता है कि उसकी भावनाओं को सब कुछ समझ लिया, माता क्या कहना चाह रही। तो ये स्पर्श संकेत। अब एक तथ्य ये है कि इन संप्रेषण के माध्यमों का उपयोग शिक्षा में कहाँ कैसे होता है।
तो देखिए, अध्यापक के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक सिखाया जाता है। परिस्थिति के अनुसार अध्यापक को अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। दो तो संप्रेषण मुख्यतः अध्यापक हमेशा करता रहता है, लिखित वाला और मौखिक वाला, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण। उसके अतिरिक्त कक्ष में अध्यापक उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा, जब कक्षा में बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ध्यान भटक गए, 2 मिनट अध्यापक चुप हो गया, देखिए पूरी कक्षा अपने आप शांत हो जाती है। उसके भाव भंगिमा के द्वारा एक इशारा कर दिया, उसके कार्य व्यवहार से बच्चों को पता चल जाता है कि आज ये गुस्से में है या फिर प्रसन्नचित्त है। तो भाव भंगिमा के द्वारा बहुत कुछ समझ जाते हैं। फिर चक्षु संकेत द्वारा, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर इन दोनों ही प्रकार के संप्रेषण के प्रकारों का उपयोग होता है। तो साथियों, आज हमने फिर संप्रेषण के बारे में लगभग पूर्ण चर्चा कर लिया। और इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो संभवतः आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रकृति पहले हमने देखा, फिर उसकी प्रक्रिया और संप्रेषण के प्रकार। इससे ज्यादा इसमें कुछ प्रश्न बनता नहीं है, और अगर बनता भी है तो आप इसका उत्तर अब दे पाएंगे, इतना हमने परिचर्चा कर लिया। फिर भी अगर आपका कोई संदेह रहता है या किसी बिंदु पर आप पुनः ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, ताकि अगले व्याख्यान में हम फिर से उसको समाहित कर सकें। इसी के साथ यहाँ से अगले बिंदु के विषय में फिर हम अगले व्याख्यान में परिचर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।